नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। ग्रामीण समाज एवं विकास की श्रृंखला में ये अंतिम अध्याय का अंतिम पार्ट है। इस अध्याय में आप लोग उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान को देख रहे थे, जिसका पहला पार्ट आप लोगों को कल दे दिया गया है। आज ये सेकंड पार्ट है और ये कंप्लीट होते ही आपका ग्रामीण समाज एवं विकास सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। कल से आप लोग नया सेक्शन सामान्य ज्ञान का देखेंगे। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं उनको बताना चाहते हैं कि वो प्लेलिस्ट में ये वीडियो सभी पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप इसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पार्ट। इसमें 108वें नंबर का प्रश्न है, पूछ रहा है कि अयोध्या में निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर की जन्मभूमि रही है। तो यहाँ पहला दिया है अजीतनाथ और दूसरा दिया है अभिनंदन नाथ। ये दोनों लोग जैन धर्म से संबंधित हैं, यानी जैन तीर्थंकर हैं और इनकी जन्मभूमि अयोध्या रही है, यानी 108 का सही विकल्प होगा सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ अन्य नाम भी दिए गए हैं, जैसे आदिनाथ या जिनको ऋषभ देव भी कहा जाता है। इनके अतिरिक्त अजीतनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ, इनकी भी जन्म स्थल कहाँ पर है? अयोध्या में है। इनको भी आप याद रखेंगे। 109 नंबर प्रश्न देखिए, कराए कि निम्नलिखित में से किसे सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही जवाब होगा जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने किया था 1358 में। किसके स्मृति में किया था? तो मोहम्मद तुगलक, जिसको जौना खां के नाम से भी जाना जाता है, इसी के सम्मान में फिरोज तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी और जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है। 109 का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए, यहाँ पर सूची सुमेलित करना है। पूछ रहा है कि वर्तमान नाम और प्राचीन नाम इनको बताना है। तो यहाँ देखिए, पहला दिया है बरसाना। बरसाना का सही आप सुमेलित होगा विकल्प 4 के साथ, ब्रह्मा सारिणी से। वहीं अयोध्या को प्राचीन नाम क्या है? अयाज्यसा। क्या कहते हैं? अयाज्यसा। ठीक है, अयाज्यसा। और बिठूर को क्या कहते हैं? ब्रह्मवर्त तीर्थ। ठीक है, यानी आप सी को दूसरे के साथ सुमेलित कर देंगे। और अगला है सारनाथ, जिसको आप ऋषिपत्नम के नाम से जानते हैं, यानी डी को आप पहले के साथ सुमेलित कर देंगे। यानी इस प्रकार 110 प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पे 110 का। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 11 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर चक्र तीर्थ को पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ कहा जाता है। तो ये कहाँ पर स्थित? तो आपका सही जवाब होगा नैमी सारण्य। ठीक है, यानी नैमी सारण्य स्थित चक्र तीर्थ को पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ कहा जाता है। 111 का सही जवाब होगा विकल्प सी। एक बात और याद रखिएगा, नैमी सारण्य को 88,000 ऋषियों की तपोभूमि और 30,000 तीर्थों का स्थान भी कहा जाता है। 111 का सी आंसर होगा। प्रश्न संख्या 112 देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला दे रहा है बीरबल की जन्मस्थली कालपी है, ये बिल्कुल सही है। कालपी कहाँ पर है? जालौन जिले में, ये बिल्कुल सही है। अगला पूछ रहा है कि विष्णु का दशावतार मंदिर ईंट स्थापत्य कला का सुंदर प्रतीक है। यह प्रश्न आप लोग कल पढ़ चुके हैं, तो ये बिल्कुल सही है। और ये जो दशावतार मंदिर है ये कहाँ पर है? तो ये देवघर में। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि पाटेश्वरी देवी के प्रसिद्ध मंदिर की स्थापना महाराज विक्रमादित्य ने की थी। तो ये भी आपका विकल्प बिल्कुल सही है। अगला देखिए, और ये जो पाटेश्वरी देवी का मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये देवी पाटन बलरामपुर जिले में स्थित है। ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला डी ऑप्शन कह रहा है कि श्रृंगी रामपुर जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर भगवान विमलनाथ, महासती द्रौपदी और गुरु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली है। ये विकल्प गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर श्रृंगी रामपुर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर काम्पिल्य जो कि फर्रुखाबाद में है, ये जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर भगवान विमलनाथ और महासती द्रौपदी और गुरु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली है। क्या नाम मैंने बताया? काम्पिल्य, फर्रुखाबाद में। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 112 का विकल्प डी आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं दिया है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि ये व्यक्तित्व है और इनके जन्म स्थान में कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पर सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, यानी सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान कासगंज बता रहा है, जबकि इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? बदायूं में। अगला है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ पे है? पटियाली, कासगंज में, यानी ये भी गलत है। अगला है अबुल फजल। अबुल फजल का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो अबुल फजल का जन्म स्थान आगरा में। ठीक है, यानी कि ये भी गलत है। और अगला है टोडरमल। टोडरमल का जन्म स्थान कहाँ पर है? इसका जन्म स्थान सीतापुर में एक जगह है जिसका नाम है लहरपुर गांव। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। यहाँ टोडरमल सीतापुर से। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ देखिए नाम दिए गए हैं और कुछ अन्य नाम दिए गए हैं जिनके तीर्थ जन्म स्थान दिए गए हैं, जैसे शेख फैजी। शेख फैजी का जन्म स्थान कहाँ पर है? आगरा में। सर सैयद अहमद खां, इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? दिल्ली में है। बीरबल का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो जालौन में, कालपी गांव में। ठीक है, इन नामों का जन्म स्थान याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर बनते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो यहाँ पर देखिए पहला दिया है ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण जो पत्रिका है इसकी संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। ये बिल्कुल सही है, यानी 114 का विकल्प ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए बिल्कुल सही सुमेलित है। अगला है तत्वबोधिनी पत्रिका।
तत्वबोधिनी पत्रिका किसके द्वारा है? तो ये गुलाब शंकर, ठीक है, याद रखेंगे गुलाब शंकर। अगला है बनारस अखबार, तो बनारस अखबार किसके द्वारा है? तो आपका सही जवाब होगा गोविंद रघुनाथ धनते। और अगला है प्रताप, प्रताप के संपादक कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी, काफी पॉपुलर है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब होगा विकल्प ए, ठीक है। अगला देखिए, यहां पर कुछ अन्य नाम भी दिए गए, आप उनको भी देख लीजिए। जैसे सुधाकर, ये एक साप्ताहिक है और इसके संपादक कौन है? तारा मोहन मिश्र। इसी प्रकार सर्वहितकारक, इसके संपादक शिव नारायण हैं। हंस पत्रिका के मुंशी प्रेमचंद, आज के श्री प्रकाश और इसके जन्मदाता कौन है? शिव प्रसाद गुप्त। इंदु के अंबिका प्रसाद गुप्त और सरस्वती पत्रिका के महावीर प्रसाद द्विवेदी। बुद्धि प्रकाश के मुंशी सदाशुक लाल और कर्मयोगी के सुंदरलाल। ये काफी पॉपुलर है और विभिन्न आयोगों द्वारा ये प्रश्न पूछा गया, इसलिए इसको याद रखेंगे। अगला 115 नंबर प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि उर्दू पत्र पत्रिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ देखिए पहला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू का पहला अखबार 1846 में सरदल अखबार नाम से लखनऊ में प्रकाशन आरंभ हुआ था। ये बिल्कुल गलत दिया है। क्यों? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का पहला उर्दू अखबार था वो कहाँ से प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? आगरा से। और क्या नाम था? सरदल अखबार। और कब? 1946 में, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात को याद रखेंगे, यानी ये पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। अगला कह रहा है कि आगरा से उर्दू का पहला अखबार लालजी द्वारा लखनऊ अखबार का प्रकाशन किया गया था। यहाँ पर लखनऊ का उर्दू का पहला अखबार प्रकाशित किया गया था जो लालजी द्वारा किया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि इसका प्रकाशन कहाँ से? लखनऊ से किया गया था, जबकि ये आगरा बता रहा है। अगला देखिए विकल्प सी कह रहा है कि खलीफ हसन निजामी ने 1931 में मेरठ से तौहीद का प्रकाशन किया था। ये बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, ये जो खलीफ हसन है निजामी है, ये एक सूफी आध्यात्म के काफ़ी इनका ख्याति प्राप्त थे और इन्हीं के द्वारा 1931 में तौहीद प्रकाशन किया गया था। यानी कि प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ। और अगला दिया है कि जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अशफाक हुसैन ने के प्रयासों से उर्दू दैनिक कौमी आवाज़ कब निकाला गया। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू तो ठीक हैं, लेकिन इनके साथ रफ़ी अहमद किदवई के प्रयासों से 1945 में लखनऊ से उर्दू दैनिक कौमी आवाज़ का प्रकाशन किया गया था। यानी ये डी भी इसलिए गलत हो गया, यानी 115 का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 116 देख लीजिए। पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आपका सीधा जवाब होगा प्रयागराज में। और उस मुक्त विश्वविद्यालय का नाम क्या है? राजसी पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना 1998 में हुई और ये कहाँ पर है? प्रयागराज में, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, सूची को सुमेलित करना है। पहला कार्यक्रम दिया है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई लिखाई एवं खेलकूद संबंधी सामग्री प्रदान करने के लिए की गई थी। तो आपका सही जवाब क्या होगा? अब यहाँ पर देख लीजिए, मिला लीजिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का। तो यहाँ पर आप तीसरा विकल्प देख रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई और खेलकूद के लिए, और कहाँ पर ये पढ़ाई लिखाई? प्राथमिक विद्यालय में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अगला दिया है कल्प शिक्षा योजना। कल्प शिक्षा योजना किससे संबंधित है? तो कल्प शिक्षा योजना ये विद्यालयों को समाज से जोड़कर आध्यात्मिक माहौल तैयार करने के लिए है, ठीक है। ये आपने पहले नंबर के विकल्प में देखा था, तो बी को आप पहले से सुमेलित कर देंगे। अगला है पढ़े भारत बढ़े भारत। ये किससे है? तो ये बच्चों में विज्ञान और गणित के जो कौशल विकास के लिए पढ़े भारत और बड़े भारत चलाए, यानी सी को आप चौथे के साथ। अगला है विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट। ये किसके लिए है? तो ये छात्र छात्राओं को कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न विषयों का जो शिक्षण कराया जाता है उससे, यानी आप डी को दूसरे के साथ सुमेलित कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये सबका दिया भी है, आप यहाँ से पॉज करके देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 18 देखिए, पूछ रहा है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? प्राथमिक से माध्यमिक तक शैक्षिक शोध, ये भी इसका उद्देश्य है। और साथ ही साथ सेवारत शिक्षकों को अकादमिक निर्देशन, प्रशिक्षण और प्रकाशन हेतु, ठीक है। यानी यहाँ पर दोनों विकल्प सही है, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में। ये भी बात आप याद रखेंगे। 118 का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में विस्तृत क्षेत्र को निम्नलिखित में से कितने शिक्षक मंडलों में बांटा गया। तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, 17 शिक्षक मंडलों में। बी आंसर यहाँ सही हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न को देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए पहला दे रहा है चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है? ये कानपुर में है, ठीक है। ये गलत दिया है, कहाँ पर है? कानपुर में। अगला देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ पर है? मेरठ में है, ये भी गलत है। अगला है नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
तो ये कहाँ पर है? फैजाबाद में। ठीक है, ये भी गलत दिया है। अगला दिया है सैम हिंगिन बॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, ये प्रयागराज में, ये बिल्कुल सही है। यानी 120 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 121 को देखेंगे। पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजभाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पहला दिया है कि 26 जनवरी 1967 को प्रदेश के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया। तो ये बात क्या है? सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 1947 को देवनागरी लिपि लिखित हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित कर दी गई थी। ठीक है, कब? अक्टूबर 1947 को। तो यानी यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत है। अगला विकल्प कह रहा है कि बी, कह रहा है कि 1989 यानी 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित की गई, ये बिल्कुल सही दिया है। यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। 121 का सही आंसर क्या होगा? विकल्प बी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है और कूट का चयन करिए। पूछ रहा है कि वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ पर है? तो ये गोरखपुर में, यानी ए को आप तीसरे के साथ सुमेलित करेंगे। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, ये रामपुर में है, यानी आप पहले के साथ सुमेलित करेंगे बी को। अगला है इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, ये कहाँ पर है? लखनऊ में, तो सी को आप चौथे के साथ सुमेलित करेंगे। जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ पर है? तो ये प्रयागराज में है, डी को आप दूसरे के साथ सुमेलित करेंगे। इस प्रकार 122 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। 122 का विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 123 की तरफ चलिए। पूछ रहा है कि वर्ष 2003 में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 10 जनजातियों को 2003 में अनुसूचित जनजाति के तौर पर केंद्र सरकार ने सूचीबद्ध किया था। यानी 123 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, 10 जनजातियों को। अगला 124 देखिए। पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस जनजाति द्वारा दीपावली को शोक के तौर पर मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा थारू जनजाति द्वारा दीपावली को शोक के पर्व के तौर पर मनाया जाता है। यहाँ पर थारू के बारे में एक बात और जान लीजिएगा, काफ़ी पॉपुलर जनजाति है। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के तौर पर मनाती है, ये तो आपने अभी यहाँ जान लिया। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो जनजाति है वो भी कौन सी है? थारू जनजाति। एक बात और जान लीजिए थारू जनजाति के बारे में, इसमें विधवा विवाह की प्रथा थी और इसमें जो भोज होता था इसको लेके, इसको कहा जाता था लठ भरवा भोज। ठीक है, यानी आपने 3 बातें यहाँ पर थारू जनजाति के बारे में देख ली। इन तीनों बातों को याद रखेंगे। 124 का सही जवाब होगा बी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 125 कर उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो आपका सही जवाब होगा 1955, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। यहाँ पे 1955 में समाज कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी। और एक बात और याद रखिएगा, 1995 में इसमें से अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक अलग कल्याण विभाग की स्थापना कर दी गई, जिसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग। अब यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति का मैंने अलग से जिक्र क्यों किया? क्योंकि जो 1955 में समाज कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी, ये अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए की गई थी। ठीक है, और बाद में 1995 में इनके लिए इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की स्थापना कर दी गई। ठीक है, एक बात और आपको याद रखनी होगी कि जो SC/ST शोध प्रशिक्षण संस्थान है वो कहाँ पर है? लखनऊ में। ये 3 बातें आप मेजर याद रखेंगे। 125 का सही जवाब होगा विकल्प डी 1955। अगला देखिए, 126 में पूछा जा रहा है कि सैनिटरी मार्ट योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा 2001-2002 में, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। अब देखिए इसके पीछे की कहानी क्या है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, जिसकी स्थापना 1975 में हुई, इन्होंने सिर और पर जो मैला ढोने वाली प्रथा थी उसको रोक दिया। अब इसके रोकने के कारण बेरोजगारी बढ़ गई। इसलिए जो बेरोजगार थे उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ये सैनिटरी मार्ट योजना 2001-2002 प्रारंभ की गई थी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? यानी प्रश्न संख्या 126 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की स्थापना 1995 में की गई थी। यानी प्रश्न संख्या 127 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, यहाँ पर एक बात और आप जान लीजिए कि जो 2 अक्टूबर 1995 को पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की स्थापना की गई, उत्तर प्रदेश में यदि पूछा जाए कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई, तो आपका जवाब होगा मार्च 1993 में। ठीक है, ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस जनपद में राजकीय संरक्षण गृह स्थित है? तो याद रखिएगा, जो वाराणसी और आगरा, ये जो दोनों विकल्प हैं, इन दोनों जगह पर राजकीय संरक्षण गृह की स्थापना की गई। 128 का सही जवाब होगा विकल्प सी। अब जरा ये देख लीजिए कि जो राजकीय संरक्षण गृह है इसकी स्थापना क्यों करना पड़ा। ये जो अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 है, इसी के अंतर्गत
वाराणसी और आगरा जनपद में एक एक राजकीय संरक्षण गृह की स्थापना 1960-61 में की गई। और इन संरक्षण गृह में क्या किया जाएगा, जो वेश्यालयों या जो चकला ग्रहों से मुक्त कराई गई महिलाएं और बालिका हैं, उनको यहाँ पर आश्रय प्रदान किया जाएगा, उनको संरक्षण दिया जाएगा। कहाँ पर, वाराणसी और आगरा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 129 पूछ रहा है कि स्थापना वर्ष के आधार पर सही कालानुक्रम का चयन करिए। यहाँ पर देखिए पहले सबसे पहली बात, यदि आपको सबकी स्थापना का सही डेट ईयर मालूम होगा तो आप आराम से कर ले जाएंगे। इसमें देखिए सबसे पहले बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1988 में हुई थी। पहले मैं एक एक का ईयर बता दे रहा हूँ। अगला, महिला बाल विकास विभाग की स्थापना 1989 में हुई। परिवार कल्याण निदेशालय की स्थापना 1995 में हुई। राज्य महिला आयोग, इसका गठन 2002 में हुआ और इसको कानूनी मान्यता 2004 में मिली। इस प्रकार आप देखेंगे तो आपका 129 का सही विकल्प क्या हो रहा है, विकल्प ए बिल्कुल सही हो जा रहा है। ठीक है, मैंने सबके ईयर भी आपको बता दिए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि दिव्यांग व्यक्ति वह जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित किसी निशक्तता से कम कितने प्रतिशत से ग्रस्त हो तो उसको विकलांगता प्रमाण पत्र मिल जाएगा। तो आपका सही जवाब होगा 40%। और एक बात और याद रखिएगा, यानी 130 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में आप इसको देख भी सकते हैं कि जो विकलांगजन समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदार अधिनियम है, ये 1995 में आया। ये बात आप याद रखेंगे। और इसी में यह व्यवस्था दी गई कि कम से कम 40% यदि विकलांगता है तभी उसको चिकित्सा अधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो सबसे पहली बात, अधिनियम का आप ईयर याद रखेंगे। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश जो जनगणना 2011 में उत्तर प्रदेश में जो कुल जनसंख्या है उसमें यदि पूछा जाए कि दिव्यांग का प्रतिशत कितना है तो आपका जवाब होगा 2.08। इसके साथ ही साथ यदि पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दिव्यांग वाला जनपद कौन सा है तो कानपुर, और इसके बाद कौन है, प्रयागराज। यानी सबसे ज्यादा कानपुर और दूसरे नंबर पे प्रयागराज। अब प्रश्न संख्या 131 देखिए, भारत सरकार द्वारा 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपद घोषित किया गया। तो याद रखिएगा 2011 के अनुसार 21 जिलों को अल्पसंख्यक बाहुल्य घोषित किया गया। 131 का सही जवाब होगा विकल्प ए। और ये ऐसे थे जहां पर 20% या उससे अधिक जो है मुस्लिम बाहुल्य इलाके थे। ठीक है, यानी 21 जिले। और ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक कहां पर, किस जनपद में, तो आपका जवाब होगा रामपुर में, लगभग 50%। ठीक है, यानी 131 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, यहां पर सूची को सुमेलित करना है। पहला पूछ रहा है कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट, ये जो बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट है ये कब है, 1976 से संबंधित है। यानी एक को आप तीसरे के साथ सुमेलित कर देंगे। अगला है बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम, यानी इसको आप किससे सुमेलित करेंगे, इसको 1986, यानी बी को आप चौथे के साथ। अगला है मातृका हितलाभ अधिनियम, ये 1961 में, यानी सी को आप दूसरे के साथ सुमेलित करेंगे। अगला है कारखाना अधिनियम, ये 1948 में है, यानी डी को आप पहले के साथ सुमेलित करेंगे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 133 पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में श्रम मंत्रालय, भारत सरकार और किसके सहयोग से इंडस परियोजना का संचालन किया गया। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन में कुछ चीज़ें देख लीजिए। ये जो अभी आपने देख लिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका और श्रम मंत्रालय भारत सरकार और के तहत ये जो इंडस परियोजना चलाई गई। अब इस परियोजना में 5 परंपरागत उद्योग बाहुल वाले जिलों को शामिल किया गया। कौन कौन से, कानपुर, प्रयागराज, फिरोजाबाद, मुरादाबाद और अलीगढ़, ये 5 लोग थे। और इस परियोजना के अंतर्गत बच्चे और वयस्कों का चिन्हांकन करके पुनर्वास की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 134 पूछ रहा है कि ये संस्थान या योजना किस उद्देश्य के लिए। पहला दिया है कि राज्य ग्राम विकास संस्थान, ये जो राज्य ग्राम विकास संस्थान है, पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है। तो ये कह रहा है कि ग्रामीण आवासीय एवं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, ये नहीं है। ये जो राज्य ग्राम विकास संस्थान है इसकी स्थापना किस लिए की गई थी, ये ग्राम विकास से संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों के प्रशिक्षण, अनुसंधान और उनके परामर्श कार्यों के लिए राज्य ग्राम विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला दिया है उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद। ठीक है, ये भी गलत है। इसकी स्थापना क्यों की गई थी, ग्रामीण आवास और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ठीक है, यानी बी भी नहीं सुमेलित है। अगला दिया है कि मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना, ये किसके लिए, तो कह रहा है केवल अल्पसंख्यक युवकों के स्वरोजगार के लिए। ये भी गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना गांव के 18 से 50 वर्ष के युवकों को, विशेष तौर पर SC ST OBC महिला और दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों, इनके युवकों को और साथ ही साथ अल्पसंख्यक युवकों को स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना चलाई गई। जबकि ये कह रहा है कि केवल अल्पसंख्यक युवकों को, गलत है। अगला कह रहा है पंचायत मित्र योजना और बता रहा है कि ग्राम पंचायत में प्रशासनिक एवं लेखा संबंधी कार्यों के लिए, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। यानी प्रश्न संख्या 134 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया है, आप पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 135 की तरफ। अगला दिया है
आसरा योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर विकल्प डी देखिए, कह रहा है कि शहरी क्षेत्रों के अल्पसंख्यक बाहुल्य मलिन बस्तियों में कम लागत में रिहायशी मकान उपलब्ध कराना ये आसरा परियोजना का उद्देश्य था और ये 20 अप्रैल 2013 को शुरू की गई थी। ये दो बातें निश्चित तौर पर याद रखेंगे। 135 का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सैटेलाइट टाउन का विकास किया जा रहा है? तो आपका सही जवाब होगा हापुड़ जनपद में। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में हापुड़ जनपद में एक जगह है जिसका नाम है पिलखुआ नगर। यहाँ पर सैटेलाइट टाउन विकास किया जा रहा है इस विकल्प में, ठीक है। और इस योजना के तहत देश के 7 शहरों के आसपास इस प्रकार के सैटेलाइट टाउन को विकसित किया जा रहा है, ठीक है। और विकल्प में कौन सा है? हापुड़ जनपद, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत में वन स्थिति रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, यानी 137 का विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जरा यहाँ एक्सप्लेनेशन में कुछ बातें देख लीजिए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो है इस रिपोर्ट को द्विवार्षिक तौर पर भारत वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। दूसरी बात की 1987 में पहला सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ था और जो 2021 का भारत वन स्थिति रिपोर्ट आया है ये 17वां संस्करण है। इतनी बात को केवल आपको याद रखना है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से उच्चतम वन क्षेत्र या आच्छादन वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा वन आच्छादन के मामले में है। इसके बाद कौन है? अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। यह 3 कम से कम याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। 138 का सही जवाब सी हो जाएगा। और इसके बाद कौन है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 139 पूछ रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो पहला दिया है कि शब्द वन क्षेत्र ये सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की कानूनी स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी जहां पर वन क्षेत्र लिखा रहेगा इसका मतलब ये सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की कानूनी स्थिति को दिखा रहा है। और अगर वन आवरण लिखा रहेगा तो वह भूमि जिस पर पेड़ों की उपस्थिति को दर्शाता है उसे वन आवरण कहा जाता है, यानी यहाँ पर 139 का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के तौर पर उच्चतम वन आवरण वाला राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा मिजोरम, यानी विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। यानी ये देखिए प्रतिशत के आधार पर नंबर 1 पर कौन है? मिजोरम, ठीक है। और प्रतिशत के आधार पर अगला नंबर किसका? अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय, यानी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ठीक है। यानी 140 का विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मैंग्रोव वन क्षेत्रफल में कितनी की वृद्धि हुई है? याद रखिएगा 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, विकल्प बी सही हो जाएगा। और वर्तमान में मैंग्रोव आवरण कितना है? तो वर्तमान में 4992 वर्ग किलोमीटर का भारत में कुल मैंग्रोव आवरण है और 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। अगला प्रश्न क्या करा है? करा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन और वृक्ष आवरण द्वारा आच्छादित है, ठीक है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर 21.71%, ठीक है, क्या है? वन और वृक्ष आवरण से आच्छादित है, यानी आपका 142 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए। और एक बात और याद रखिएगा, इस बार कितना अतिरिक्त बढ़ा है इसमें? अगर वर्ग किलोमीटर में पूछा जाए तो 1540 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नीचे एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए, 2 वर्षों में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और वर्तमान में टोटल वर्ग किलोमीटर में अगर पूछा जाए भारत में वन क्षेत्र कितना है तो 7,13,789। कितना है? 7,13,789। और प्रतिशत के मामले में कितना है तो वर्तमान में तो 21.71। और 2019 में कितना था? 21.67, ठीक है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाला राज्य कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर 143 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी। क्यों? क्योंकि तेलंगाना ने सर्वाधिक यहाँ पर वनावरण वृद्धि की है। इसके बाद किसने सबसे ज्यादा वृद्धि की? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है। तो यानी नंबर 1 पे तेलंगाना, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे उड़ीसा। 143 का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 144 देखिए, पूछ रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा सही है? तो देखिए, कह रहा है कि इसमें वनों की 3 श्रेणियों को सर्वेक्षण में लिया जाता है। बिल्कुल सही। ये कौन कौन सी 3 श्रेणी होती है? एक होता है अत्यधिक सघन जो 70% से अधिक होता है, एक होता है मध्यम सघन जो 40 से 70 के बीच घनत्व होता है यहाँ पे, और एक होता है खुला वन जो कि 10 से 40% इसमें शामिल होता है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, जो 10% से कम का क्षेत्र होता है उसको स्क्रब कहा जाता है, ठीक है। इसका भी सर्वेक्षण, ठीक है। तो इतनी बात आप जान गए, यानी 3 श्रेणियां आपने देख ली। बात पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला करा है कि स्क्रब का भी सर्वेक्षण किया गया लेकिन उन्हें वनों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया। और स्क्रब में कौन आएगा? जिनका घनत्व तो 10 से कम है, ठीक है। यानी यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर हो जाएगा यहाँ 144 का। अगला देखिए, पूछ रहा है कि इंदिरा आवास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए, पहला करा कि यह योजना 1985-86 में आरंभ की गई, तो ये बात बिल्कुल सही है।
अगला कह रहा है कि इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुक्त बधुआ मजदूरों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना, ये भी बात सही है। अगला कह रहा है 2005-6 में यह भारत निर्माण योजना के 6 घटकों में से एक घटक था, यह भी बात सही है। इस प्रकार 145 का सही जवाब होगा विकल्प डी। यहाँ पर एक बात आपको और याद रखनी होगी, ये जो योजना था इसमें 3% भाग जो था ये ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो गरीबी रेखा से नीचे जो दिव्यांग या मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति है उनके लिए इसमें 3% आरक्षण था। और साथ ही साथ इसमें जो वित्त पोषण है केंद्र और राज्य का वो कितना है, 75 और 25 का। इतनी बातें आपको इंदिरा आवास योजना के बारे में निश्चित तौर पर याद रखनी है। अगला देखिए 146 पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उत्तर प्रदेश में किस वर्ष आरंभ किया गया। तो आपका सही जवाब क्या होगा, सन 2000 में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ किया गया था। यानी आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 147 नंबर पूछ रहा है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1200 करोड़ रुपए 2021-22 के वित्तीय वर्ष में कन्या सुमंगला योजना के लिए दी गई। अब प्रश्न उठता है कि उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ कब हुई। तो याद रखिएगा इसको जो लागू किया गया था वो 1 अप्रैल 2019 को और इसका शुभारंभ औपचारिक तौर पर 25 अक्टूबर 2019 को किया गया था। ठीक है, इन दोनों बातों को याद रखेंगे। और इस योजना का संचालन कौन कर रहा है, महिला कल्याण विभाग। ठीक है, और इसको डिटेल में हमने जो योजना वाला सेक्शन था उसमें ये प्रश्न डिटेल में आपको चर्चा किया गया है। ठीक है, यानी 147 का सही जवाब क्या होगा, सी। और ज़्यादातर मैंने रिपीट भी कर दिया। अगला है मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत पर्यटन केंद्र का चयन किसकी संस्तुति के अनुसार किए जाने का प्रावधान है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प सी। इसमें उस विधानसभा के विधायक और संबंधित जिलाधिकारी इन दोनों लोगों की अनुशंसा के आधार पर मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत पर्यटक क्षेत्र का चयन किया जाएगा। और ये प्रारंभ कब हुआ था, इसको मंजूरी कब मिली थी, तो 21 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंजूरी मिली थी। ठीक है, और प्रत्येक विधानसभा में एक पर्यटक स्थल को विकसित करने का प्रावधान इसमें था। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा, सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। और 2021-22 में इसके लिए 200 करोड़ रुपए रखा गया था। अगला देखिए पूछ रहा है कि शिशु प्रगति सूचकांक 2019 किस राज्य के लिए किए गए पायलट अध्ययन का एक हिस्सा था। तो आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश के 71 जिले में उस समय इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको किया गया। ठीक है, और ये जो शिशु, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए, उत्तर प्रदेश में ये पायलट प्रोजेक्ट होता है। और ये जो शिशु प्रगति सूचकांक है ये 3 आयामों पर निर्धारित थी। एक तो था मानव की आधारभूत आवश्यकता, दूसरा था फाउंडेशन ऑफ वेलबीइंग, ठीक है, और तीसरा था अवसरों के स्कोर के औसत आधार पर। यानी इन 3 आधार पर किस पे, फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, मानव की आधारभूत आवश्यकता, फाउंडेशन ऑफ वेलबीइंग और अवसर के इन 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के औसत आधार पर शिशु प्रगति सूचकांक 2019 पायलट प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश में ये चलाया गया। ठीक है, और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात कि राज्य में जो सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला था वो कौन था, गौतम बुद्ध नगर। और सबसे खराब किसने प्रदर्शन किया, बलरामपुर ने। ये भी बात आप याद रखेंगे। 149 का सही जवाब होगा विकल्प ए। चलिए 150 की तरफ चलते हैं। पूछ रहा है कि कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत कितने कॉरिडोर निर्मित किए जाएंगे। तो आपका सही जवाब होगा 2 कॉरिडोर निर्मित किया जाएगा। ठीक है, वो कौन कौन सा, कानपुर से नौबस्ता और कृषि विश्वविद्यालय से लेके बर्रा तक। जो IIT कानपुर से लेके नौबस्ता है ये 23 किलोमीटर का लगभग है, और जो कृषि विश्वविद्यालय से बर्रा तक है ये 8.6 किलोमीटर का, ये 2 है। यानी 150 का विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए पूछ रहा है कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी बीमारियों के टीकाकरण को शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ब्रूसीलोसिस और खुरपका मुंहपका ये दोनों बीमारियों के टीकाकरण को रखा गया, यानी विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था, तो 11 सितंबर 2019 को। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखेंगे। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य 5 वर्षों में मवेशियों की सेहत में सुधार कर किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना। अगला देखिए पूछ रहा है कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली केंद्र और राज्य की धनराशि का कितना अंश होता है। तो याद रखिएगा वृद्धा पेंशन योजना में जो 60 से 79 वर्ष के लाभार्थी उनको 500 रुपये दिया जाता है, जिसमें 200 रुपये केंद्र की तरफ से और 300 रुपये राज्य की तरफ से। इसलिए आपका विकल्प कौन सा सही होगा, बी सही हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, जो 80 वर्ष की आयु के ऊपर के वृद्धजन हैं उनको 500 रुपये का 100% भुगतान केंद्र सरकार के हिस्से से दिया जाता है। ये दोनों बातें याद रखिएगा। यहाँ 152 का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए 153 पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना और युवा उद्यमिता विकास अभियान के बारे में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है प्रदेश के युवाओं को उद्योगों और MSME इकाइयों में ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रदान करते हुए निश्चित अवधि के लिए रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2020-21 में मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना को आरंभ करने जा रही है। ये बिल्कुल सही है। अगला देखिए पूछ रहा है कि प्रदेश के, अगला स्टेटमेंट कर रहा है
अब ये प्रश्न में क्या पूछा, कौन सा सही नहीं है, तो पहला तो सही था। अब बी देखिए, प्रदेश के प्रशिक्षित युवाओं को युवा उद्यमिता विकास अभियान के द्वारा रोजगार से स्वावलंबन की ओर बढ़ाने का अभिनव पहल किया जा रहा है, ये भी सही है। अगला करा कि अप्रेंटिसशिप जो होगी उसमें युवाओं को प्रतिमाह 5,000 रुपये प्रशिक्षण भत्ता दिया जाएगा, ये गलत है। ये 5,000 नहीं, 2,500 रुपये यानी 2,500 रुपये प्रतिमाह प्रशिक्षण भत्ता दिए जाने की व्यवस्था है, यानी आपका विकल्प सी गलत दिया है, यानी सी आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें प्रत्येक जिले में युवा हब की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है और उसको क्या कहा गया, युवा हब। ठीक है, अगला देखिए, यानी सी आंसर होगा यहाँ। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किशोरी बालिका योजना के अंतर्गत लक्षित किशोरियों के समूह को क्या नाम प्रदान किया गया है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, वीरांगना दल, यानी 154 का सही जवाब क्या होगा, डी। इसमें देखिए क्या है, इसमें किशोरी बालिकाओं में जो 11 से 14 वर्ष की जो स्कूल न जाने वाली बालिका हैं इनको शामिल किया गया और इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों में इनको समूह बनाया गया और उस समूह का नाम क्या रखा गया, वीरांगना दल। और एक और महत्वपूर्ण बात कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक महीने 8 तारीख को किशोरी दिवस रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, यानी 154 का सही जवाब क्या होगा, डी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि एचडीएफसी बैंक द्वारा प्रदेश में परिवर्तन योजना के अंतर्गत कितने ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, तो आपका सही जवाब क्या होगा, 4। कौन कहाँ, गोरखपुर, वाराणसी, भदोही और लखनऊ। ठीक है, यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। यहाँ देखिए गलत दिया है सी, यहाँ बी सही कर लीजिएगा। नीचे एक्सप्लेनेशन में बता रहा है कि 4 ऑक्सीजन संयंत्र लगेंगे और कहाँ, गोरखपुर, वाराणसी, भदोही और लखनऊ, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 156 देखिए, 156 में पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, 7,301.52 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया, यानी 156 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, और यहाँ पर एक बात और याद रखिए कि यह वार्षिक बजट 2021-22 वो कितने का था, 21-22 का बजट, तो 5,50,270.78 करोड़ रुपए का, उसका ये मात्र 1.33% है। ये अनुपूरक बजट जो लिया गया, जो कि आपने अभी धनराशि पढ़ी 7,301.52 करोड़ रुपए की, ये युवाओं के रोजगार के लिए अनुपूरक बजट लिया गया था। अगला देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में अयोध्या के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान था, तो आपका सही जवाब होगा 140 करोड़ रुपए का प्रावधान था, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल के अंतर्गत वर्ष 2022 तक देश में प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिवारों में या तो उनके घरों में से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराना है, तो सीधी बात याद रखिएगा, इस योजना के तहत 50 मीटर की दूरी पर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराना है, यानी आपका 158 का सही जवाब होगा विकल्प बी 70 लीटर। अगला देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार में बेटी के जन्म के समय कितने रुपए के आर्थिक सहयोग का प्रावधान है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, कितने रुपए का आर्थिक सहयोग का प्रावधान है, 50,000 रुपए का, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा, ये जो उत्तर प्रदेश में भाग्य लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई, ये कब की गई, तो 28 अप्रैल 2017 को महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन। ठीक है, यानी 50,000 रुपये बेटी के जन्म के अवसर पर बीपीएल परिवार की बेटी और 5100 रुपये जो है उनको माँ को आर्थिक सहायता के लिए दिया जाएगा। ठीक है, यानी 159 का सही जवाब क्या होगा, सी। अगला देखिए, यहाँ एक बात और याद रखिएगा, ये जितनी बातें मैंने बताई इसके अतिरिक्त जब बेटी कक्षा 6 में पहुंचेगी तो उसको 3,000 रुपये, कक्षा 8 में जाएगी तो 5,000 रुपये, कक्षा 10 में जाएगी तो 7,000 रुपये और कक्षा 12 में जाएगी तो 8,000 रुपये उसको दिया जाएगा। ठीक है, ये इसके अतिरिक्त है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि यूपी बजट 2021 के बारे में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे देखिए पहला दे रहा है कि अमेठी बलरामपुर जनपद में मेडिकल कॉलेज के लिए 175 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, ये बिल्कुल सही है, यानी 160 का सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प ए। जरा अन्य को देख लीजिए क्यों गलत हुआ। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत 150 करोड़ का प्रस्ताव है, ये गलत है। 150 करोड़ का प्रस्ताव नहीं है, कितने करोड़ का प्रस्ताव है, 100 करोड़ का प्रस्ताव है। ठीक है, अगला है 30 नए कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना, 30 नहीं 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र का, इसलिए गलत हो गया बी और सी। यहाँ 160 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जन भागीदारी के माध्यम से गांव का विकास करने के उद्देश्य से आरंभ उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के अंतर्गत परियोजना में होने वाली कुल लागत का क्रमशः कितना प्रतिशत खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और शेष कितना इच्छुक नागरिक की ओर से किया जाएगा, तो आपका सही जवाब होगा 50-50%। ठीक है, यानी 50% सरकार और 50% खर्च स्वयं नागरिक के द्वारा। और इस योजना में वो क्या करेगा नागरिक,
इसके द्वारा वो गांव में स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, पुस्तकालय, स्टेडियम, व्यायामशाला या नस्ल सुरक्षा केंद्र या फायर सर्विसेज इनकी स्थापना करेगा। इसमें जो व्यक्ति या संस्था वो 50% पैसा देगी और 50% राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और योजना का नाम जो है बदलने की इच्छा, अगर इच्छा होगी उस व्यक्ति की जो पार्टिसिपेट कर रहा है 50% के साथ, वो उसकी छूट दी जाएगी। ठीक है, यानी 161 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 162 देखिए, पूछ रहा है कि यूपी बजट 2021-22 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे देखिए विकल्प यहाँ पर आप देख रहे हैं सी सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दे रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 5,395 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया, ये बिल्कुल सही है। अब जरा देखिए ए गलत क्यों हो गया? प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 300 करोड़ का बजट नहीं 320 करोड़ होना चाहिए यहाँ पे। अगला करा है आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 145 करोड़, 145 नहीं ये 142 होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ए और बी गलत हो गया, यहाँ पर 162 का विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए पूछ रहा है कि यूपी बजट 2021-22 के अंतर्गत कोविड-19 रोकथाम एवं प्रदेश की जनता को कोरोना महामारी से सुरक्षित रखने के लिए जो टीकाकरण योजना पर खर्च का प्रस्ताव था वो कितने का था? तो आपका सही जवाब होगा 50 करोड़ का, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए पूछ रहा है 21 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री के प्रयागराज दौरे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दे रहा है कि स्वयं सहायता समूहों के बैंक खातों में 1,000 करोड़ रुपए की धनराशि हस्तांतरित की गई, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि धनराशि का हस्तांतरण दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत किया गया, यह भी बात सही है। अगला कह रहा है कि 20,000 व्यवसाय प्रतिनिधि सखियों के खाते में पहले महीने के मानदेय 4,000 रुपए का हस्तांतरण किया गया, ये भी कथन सही है। यानी आपका यहाँ पर तीनों कथन सही है, इसलिए विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक बात आपको और याद रखनी है कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को कुल 20 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि का आवंटन किया, ये भी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 164 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए 165 में पूछा जा रहा है कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत कौन सी नदियों को जोड़ने का प्रावधान नहीं है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो सरयू नहर परियोजना है इसका उद्घाटन कब किया? तो प्रधानमंत्री ने 11 दिसंबर 2021 को बलरामपुर उत्तर प्रदेश से इस परियोजना का उद्घाटन किया। याद रखिएगा ये इंदिरा गांधी के समय में 1978 में इसका कार्यकाल जो है शुरू हुआ था। कहाँ से? बहराइच जिले से। 2012 में इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया, 2016 में इसको प्रधानमंत्री कृषि योजना में लिया गया, सिंचाई योजना में। और इसके अंतर्गत 5 नदियों को जोड़ने की बात है। कौन कौन सी 5 नदियाँ? एक है घाघरा नदी, यानी विकल्प में है। दूसरा है सरयू नदी, तीसरा है राप्ती नदी, चौथा है बाणगंगा नदी और पांचवा है रोहिणी नदी। यानी आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए, यानी सोन नदी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, और इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिले लाभान्वित होंगे। 165 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए। अगला देखिए 166 नंबर प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं? पहली बात कि ये योजना 2021-22 से 25-26 तक के लिए अवधि के लिए रहेगी, बिल्कुल सही है। और एक बात और याद रखिएगा, इसे 29 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो आर्थिक मंत्रिमंडल की समिति हुई बैठी थी उसने इसको मंजूर किया था। कब? 29 सितंबर 2021 को। और ये 21-22 से लेकर 25-26 तक रहेगी। अगला है इस योजना के अंतर्गत सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पक्का गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, ये भी सही है। अगला कह रहा है कि इसमें केंद्र योजना द्वारा कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को कवर किया जाएगा, ये गलत है। इसमें कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। और याद रखिएगा जो मध्याह्न भोजन योजना चल रही थी ये उसका स्थान लेगी। और इसमें जो प्री प्राइमरी के बच्चे हैं उनको भी शामिल करने की योजना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका विकल्प सी जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 167 पूछ रहा है कि यूपी बजट 2021-22 के अंतर्गत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस जनपद में 20 करोड़ की लागत से नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है? तो आपका सही जवाब होगा मेरठ में, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखिए पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश 2021-22 में जल जीवन मिशन ग्रामीण योजना के तहत कितने रुपए के आवंटन का व्यवस्था है? तो आपका सही जवाब होगा 15,000 करोड़ रुपए का। ये 2024 तक सभी घरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, यानी आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए पूछ रहा है मुखबिर योजना किससे संबंधित है? तो मुखबिर योजना कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए और सूचना देने वालों को कितने प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था है? तो 2 लाख। ठीक है, और प्रारंभ कब किया गया? 2017 में लखनऊ से। ठीक है, यानी आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए पूछ रहा है कि बीसी सखी योजना कब शुरू किया गया? तो याद रखिएगा बीसी सखी योजना मुख्यमंत्री द्वारा 22 मई 2020 को, यानी आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब इस योजना में क्या करना है? तो ग्रामीण क्षेत्र में जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस सखी हैं उनको तैनात करने की व्यवस्था बीसी सखी योजना के तहत है। ठीक है, और इसमें उनको
डिजिटल डिवाइस भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, डिजिटल डिवाइस खरीदने के लिए 50,000 रुपये की धनराशि उनको प्रोवाइड की जाएगी और जो इसके अतिरिक्त महिलाओं को 6 माह तक 4,000 रुपये की धनराशि एज ए वेतन देने की व्यवस्था है। ठीक है, यानी 170 का सही जवाब क्या होगा? सी 2020 में। अगला देखिए 171 पूछ रहा है कि बाबा साहब आम्बेडकर योजना के अंतर्गत SC/ST दिव्यांगों को प्रति इकाई लागत का कितना प्रतिशत अनुदान प्रदान करने का प्रावधान है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 35%। यानी 171 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा, 35%। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में नवयुवकों को उद्यमिता के लिए उन्मुख करना, ठीक है, और स्थानीय संसाधनों को विकसित करके रोजगार में उपलब्ध कराना, ये इसका मूल उद्देश्य है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, 2019 में अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम परिवर्तित करने की मंजूरी उत्तर प्रदेश सरकार ने दी थी और क्या रखा गया? बाबा साहब आम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। ठीक है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 172 देखिए, पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत किन वर्गों के बाहुल्य ग्रामों में स्थायी और समेकित विकास के लिए जाने का मतलब विकास किए जाने का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा, ये जो मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना है, इसके अंतर्गत बनकटिया, मुशहर और थारू आदि वर्गों के जो बाहुल्य ग्राम हैं उनके विकास के लिए, यानी आपका विकास। अब जरा मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना को इस चार्ट के माध्यम से समझ लीजिए। मैं मेन पॉइंट को जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। यहाँ पर याद रखिएगा, इसे 24 जनवरी 2018 को मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया और इसमें जो शहीद हुए हैं जो सेना में या अर्धसैनिक बल में, उनके गांव का नाम शहीद ग्राम घोषित किया गया और इसमें उनकी मूर्ति भी स्थापित होगी और उनके गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा और उसके मार्ग का नाम क्या रखा जाएगा? गौरव पथ, याद रखिएगा। ठीक है, इतनी बात आपने देख ली और इसका क्रियान्वयन किसके द्वारा हो रहा है? ग्राम विकास विभाग। और बाकी मैंने इनके नाम तो बता ही दिया आपको। प्रश्न संख्या 173 की तरफ चलिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना का शुरुआत कब हुआ? तो आपका सही जवाब होगा 1992 में किसान बही योजना की शुरुआत हुई, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। यहाँ जरा किसान बही योजना को देख लीजिए। इसका उद्देश्य क्या था कि 2.5 करोड़ जोत धारकों को उनकी जोत की जानकारी प्रदान करना 1992 में शुरू हुआ और इसमें खातेदार का नाम, पता, उसकी भौतिक विवरण, विक्रय, बंधक पट्टे, इनका विवरण दिया जाता है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 174 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया उत्तर प्रदेश को? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश को 9 सस्य जलवायु क्षेत्र का मतलब कृषि जलवायु क्षेत्र, यानी 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया, यानी आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 देखिए, 175 पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या में कितने प्रतिशत लोग कृषि क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 59.3% लोग, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी 175 का आंसर क्या सही हो जाएगा? विकल्प बी। अब देखिए, इस 59.3% लोग जो लोग कृषि क्षेत्र में संबद्ध हैं, इसमें अगर आप कृषक और कृषक श्रमिक को बांटेंगे तो 29% कृषक और जो कृषक श्रमिक हैं वो 30.3%। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 59.3 आ जाएगा और ये किसके अनुसार? जनगणना 2011 के अनुसार। 175 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी। याद रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखिए, यहाँ देखिए इसको बांटा भी गया है। प्रश्न संख्या 176 देखिए, करा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसलों को बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी। जायद की फसल को बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, यानी यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। अब जरा नीचे देख लीजिए, जायद की जो फसल है इसके अंतर्गत क्या आता है? खीरा, ककड़ी, तरबूज, परवल, लौकी, मूंग, चीना, लोबिया, काशी फल। अब अगर पूछा जाए कि इसकी बुआई का क्या समय है, तो मार्च अप्रैल और कटाई जून जुलाई। दूसरी बात करें रबी की फसल की, तो रबी की फसल के अंतर्गत क्या आता है? इसमें गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, लाही, आलू, तंबाकू। और इसमें अगर बुआई की बात करेंगे तो याद रखिएगा, कई बार एग्जैक्ट पूछता है, तो याद रखिएगा अक्टूबर नवंबर, इसको याद सही कर लीजिएगा, अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल की बुआई। और कटाई नहीं दिया गया, कटाई होती है अप्रैल मई में। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा। इसमें कम जल और औसत तापमान की आवश्यकता होती है। अगर आप खरीफ फसल की बात करेंगे तो खरीफ फसल में कौन कौन आता है? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, सांवा, कोदो, जूट, अरहर, मूंगफली, कपास, गन्ना, रामदाना, तिल्ली। अब आप कहेंगे कि इतने नाम हैं, किसी भी एक फसल का नाम याद रख लीजिए पूरा, चाहे आप रबी फसल चाहे खरीफ, और साथ ही साथ जायद फसल का, तो आपको कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा क्योंकि वो तुरंत आप उसमें फाइंड आउट कर लेंगे। यदि खरीफ फसल की कटाई के बारे में बात करेंगे तो सितंबर अक्टूबर में कटाई, और अगर इसकी बुआई की बात करेंगे तो बुआई कब होती है? इसकी बुआई जून जुलाई के समय में हो जाती है। ठीक है, यानी मई से जून के संदर्भ में आप इसको सही कर लेंगे क्योंकि इसी समय धान का भी समय होता है। ठीक है, बुआई का। तो ये इतनी बातें आप इसमें याद रखेंगे, अधिक जल लगता है और ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें, प्रश्न संख्या 177 की तरफ। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला दे रहा है कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक का जिला है,
तो बिल्कुल सही है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में जो कुल कृषि योग्य भूमि है उसमें 24% भाग पर गेहूं की खेती होती है और सबसे ज़्यादा गेहूं की उत्पादकता किस में होती है, तो ये गंगा और घाघरा के दोआब क्षेत्र में होती है, ठीक है। और उसी में क्या आता है, गोरखपुर। तो ये गोरखपुर गेहूं में नंबर 1, बिल्कुल सही है। मक्का उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में तीसरा स्थान पर है, ठीक है। करा कि उत्पादक उत्तर प्रदेश में तंबाकू को कृषि विशेषता खाने तथा हुक्का पीने के लिए किया जाता है उत्तर प्रदेश में, तो ये भी बात सही है। अगला करा कि कपास उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल, गलत। जो नकदी फसल की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा गन्ना, जो कि कृषि योग्य भूमि के 13% भाग पर किया जाता है, ठीक है। एक बात और अफीम से संबंधित पूछता है, तो बाराबंकी अफीम के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला है और गाजीपुर राज्य में एकमात्र अफीम फैक्ट्री है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आपका जवाब होगा वाराणसी में, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। अगला देखिए, पूछ रहा है कि ये संस्थान है और उनको सुमेलित करना है, ठीक है। जरा देखिए, पशु जैविक औषधि संस्थान, पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ पे, लखनऊ, ठीक है। यानी आप ए को चौथे के साथ। पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र, तो इसको आप किससे सम्मिलित करेंगे, महोबा से, यानी बी को तीसरे के साथ। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, बाबूगढ़ गाजियाबाद, यानी आप इसको दूसरे के साथ सुमेलित करेंगे। और केंद्रीय आलू संस्थान पूछेगा तो शिमला मारेंगे, ठीक है, यानी पहला, ठीक है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा, ठीक है। 180 को देखिए, पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में पहला राइपनिंग चैम्बर कहाँ लगाया जा रहा है, ठीक है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प डी, कहाँ पे, प्रयागराज में। ये जो राइपनिंग चैम्बर क्या होता है, ये केला पकाने वाला संयंत्र होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर, डी, प्रयागराज में, ठीक है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, मतलब फसल और रोग। तो यहाँ देखिए दे रहा है कि धान, तो ये खैरा रोग, बिल्कुल सही है। अरहर में पनामा रोग, अरहर में पनामा रोग ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। पनामा रोग किसमें लगता है, केले में। अगला देखिए, कर गेहूं, तो गेहूं में सेव, बिल्कुल सही है। और बाजरा में अरगट, ये भी सही है। यानी यहाँ पर सही सुमेलित कौन नहीं था, बी, ठीक है। यानी 181 का सही जवाब होगा बी, ठीक है। यहाँ नीचे कुछ फसल है और उनके रोग के नाम दिए गए हैं, ठीक है। मैं एक एक नाम को बोलूंगा तो उसका कोई मतलब नहीं, मैं रुका हूँ, आप इसको पॉज करके निश्चित तौर पर एक एक नाम पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं इसको नहीं कर रहा हूँ ताकि समय को बचाया जा सके, ठीक है। अगला देखिए, 182 कह रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल चक्र एक वर्षीय नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ज्वार अरहर डैश गेहूं, ठीक है, ये जो है एक वर्षीय फसल नहीं है, ठीक है। ज्वार अरहर ये कैसी फसल है, ये द्विवर्षीय फसल है, ठीक है। यानी 182 का सही जवाब क्या होगा, ए, ठीक है। और बाकी जो फसलें दी गई हैं वो क्या है, एक वर्षीय, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। अगला देखिए, जरा यहाँ इसके एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए। पहली बात तो ये पूछ रहा है, बता रहा है कि फसल चक्र किसे कहते हैं। तो आप ये जानते हैं कि एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित अवधि में जब फसलों का एक निश्चित क्रम में उगाया जाता है ताकि मृदा की उर्वरता बनी रहे, तो इसको फसल चक्र कहते हैं। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक फसल चक्र के अंतर्गत आता है। और इसमें क्या है, धान मसूर, धान मटर, धान, ठीक है, या मक्का गेहूँ है, धान गेहूँ प्लस सरसों, धान जौ, ये। और द्विवर्षीय में अभी हमने आपको बता दिया, ज्वार प्लस अरहर डैश गेहूँ। और इसमें त्रिवर्षीय फसल में क्या जाता है, गन्ना, पेड़ी और हरी खाद, ठीक है। जो प्लस जिसके साथ लगा है वो दोनों आपस में एक साथ उगाए जा सकते हैं, और जो डैश लगा दिया जाता है वो एक साथ नहीं उगाए जा सकते, ठीक है। जैसे धान डैश गेहूँ प्लस सरसों लिया है, यानी गेहूँ सरसों एक साथ, लेकिन धान अगले सीजन में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि धान की खेती में नील हरित शैवाल के उपयोग से कितने किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण होता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प बी, 20 से 40 किलोग्राम, ठीक है। यानी 183 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर अगर मैं कुछ आपको इनकी नील हरित शैवाल की प्रजातियां बताऊं तो ये भी यहाँ से भी प्रश्न आता है। तो नॉस्टॉक, एनाबीना, क्लोथ्रिक्स और ओलोसिरा, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो नील हरित शैवाल होता है इसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इतनी बात आप कम से कम याद रखेंगे। 184 देखिए, पूछ रहा है कि खाद और बुआई से पूर्व उपयोग की अवधि, जैसे हरी खाद, तो हरी खाद क्या कह रहा है, 1.5 माह पूर्व, तो बिल्कुल सही दिया है। अगला दिया है कंपोस्ट एवं गोबर खाद 1 माह पूर्व, ये भी सही है। खलियां ये 15 दिन पूर्व, ये भी सही दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों सही है, यानी डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो पर मृदा प्रकार और मृदा सुधारक, क्षारी एवं ऊषर मृदा के लिए जिप्सम या पाइराइट, ठीक है। अगला है अम्लीय मृदा के लिए तो बुझा हुआ चूना, ठीक है, और चूना पत्थर या कैल्सिक चूना पत्थर। अगला है तेजाबी मृदा, इसके लिए कैल्शियम सुपर फास्फेट। याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर आता है, ठीक है।
यानी 185 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ। 186 देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश की मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला कह रहा है कि जो मृदा नदियों द्वारा प्रत्येक बाढ़ के साथ परिवर्तित हो जाती है उसे खादर मृदा कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी बाढ़ के साथ यदि बार बार नदियों का पानी उसको बार बार परिवर्तित कर दे रहा है ला ला के नई प्रकार की मृदा, तो उसको खादर मृदा कहते हैं। खादर मृदा जो होती है काफ़ी उपजाऊ होती है। अगला कह रहा है कि गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का वह भाग जहां नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंचता है उस मृदा को बांगर कहते हैं। ये पुरानी मृदा होती है, यानी 186 में दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे एक चार्ट बनाया गया है जिसमें बताया गया है खादर। तो यहाँ खादर के बारे में आप एक बात याद रखिएगा कि इसमें चूना, पोटास, मैग्नीशियम जैव तत्वों की अधिकता होती है। मैंने कहा ना, अधिक उपजाऊ होती है, उर्वरा शक्ति अधिक होती है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, खादर मृदा को बलुआ, सिल्ट बलुआ, दोमट, मटियार या मटियार दोमट के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार मैं यदि बांगर की बात करूं तो बांगर मृदा जो होती है ये इसके उपनाम क्या है? तो इसको उपहार मृदा, दोमट मिट्टा, मटियार बलुई दोमट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अभी हमने आपको बताया ये पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, ठीक है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। अगला देखिए 187 पूछ रहा है कि रेह युक्त क्षारीय ऊसर भूमि की सतह कितने लवणों के कारण काला हो जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? सोडियम लवणों के कारण। किस लवण के कारण काला हो जाता है? सोडियम लवण के कारण, ठीक है। यानी आपका विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 188 कह रहा है उत्तर प्रदेश में उद्यान और प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब हुई? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 1974 में, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए पूछ रहा है कि मृदा के संगठन में कितने प्रतिशत ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? 5 से 10% ह्यूमस की मात्रा होती है, यानी कार्बनिक पदार्थ कितने होते हैं? 5 से 10%, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। यहाँ जरा मृदा के संगठन में कुछ और देख लीजिए। अगर पूछा जाए कि खनिज पदार्थ तो 40 से 45%, अगर पूछा जाए कि मृदा जल तो 25%, मृदा वायु 25%, ठीक है। इतनी बात आप याद रखेंगे। 190 देखिए पूछ रहा है कि निर्धनों की कामधेनु की उपमा किसे दी जाती है? तो याद रखिएगा निर्धनों की कामधेनु बकरी को कहा जाता है, ठीक है। और बकरी के दूध में आयरन और पोटेशियम की मात्रा बहुत होती है। और इस दूध का उपयोग किस रोग के मरीजों को दिया जाता है? तो जिनको तपेदिक या अतिसार या अल्सर रोग होता है उनके रोगियों को बकरी का दूध दिया जाता है, जिसको निर्धनों की कामधेनु कहा जाता है। 190 का डी। अगला देखिए पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में उत्पादित होने वाली नवाब किस्म की प्रमुख प्रजाति किसकी है? तो नवाब किस्म की प्रमुख प्रजाति किसकी है? आम की है, ठीक है। यानी विकल्प यहाँ पे सी सही हो जाएगा। 192 देख लीजिए पूछ रहा है कि फसल और उनके रोग से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए मक्का, तो मक्का किसके साथ है? लुलासिता रोग, तो ये बात सही है। अगला है मूंगफली, तो मूंगफली में चारकोल रोट रोग, ये भी सही है। टमाटर में पर्ण कुंचन रोग, ये भी सही है। तोरिया में उकटा रोग नहीं लगता है, ठीक है। तोरिया में उकटा रोग नहीं, उकटा रोग किस में लगता है? अरहर के खेत में, ठीक है। तो अरहर में उकटा रोग लगता है, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ पर डी आपका आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, ठीक। ये कुछ फसल हैं और उनके संबंधित रोग के नाम है। मैं यहाँ पे रोक ले रहा हूँ, आप इनको एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा या एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। अगला देखिए पूछ रहा है कि ये सूची है और यहाँ पे फिर रोग है। अब ये देखिए फसल में सेब, आप देखिए सुमेलित करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। पर पूछ रहा है कि सेब, तो सेब में क्या होता है? स्कैब रोग, ठीक है। यानी ये पहले के साथ सुमेलित कर रहा है, ठीक है। अगला कर रहा है तिल, तिल में क्या है? तो ये कर रहा है पाइटोपियोथोरा झुलसा, ठीक है। या इसमें फाइलॉडी रोग भी होता है, ठीक है, तिल में। अगला है मूंग, मूंग में क्या है? मूंग में पत्तियों का धब्बा, ठीक है, या पीला रंग का चित्रवर्ण रोग भी हो जाता है इसमें। अगला है जौ, जौ में क्या होता है? पत्तियों में जो धारीदार रोग हो जाता है, ठीक है। तो ये भी बात याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी आपस में एक दूसरे के सामने सुमेलित है, ठीक है। चलिए 194 की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए पूरे रोग का नाम दिया है, ठीक है। अगला चलिए 194 पूछ रहा है, अच्छा सोयाबीन में भी पीला चित्रवर्ण रोग होता है। 194 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो अब देखिए कह रहा है कि इस राज्य में जलीय अपर्दन का वायु अपर्दन की तुलना में अधिक प्रभाव है, ये बिल्कुल सही है। कह रहा है इस राज्य में पश्चिमी जिलों का बुंदेलखंड के क्षेत्र के कुछ स्थानों पर काली मृदा भी पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। इसमें स्थानीय भाषा में करेल कहा जाता है, ये भी सही है। अगला अमरूद के लिए इलाहाबाद तथा आम के लिए लखनऊ प्रशिक्षण केंद्र स्थापना किया गया है, तो ये भी सही है, यानी 194 का विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए 195 पूछ रहा है गोकुल पुरस्कार योजना के तहत प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों को कितनी धनराशि दी जाती है? तो ये प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों को 1.5 लाख रुपए दिया जाता है, यानी आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। द्वितीय स्थान वालों को 1 लाख और तृतीय स्थान को 50,000। ये तीनों बातें याद रखेंगे। 195 का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला देखिए
पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में यूरिया उत्पादन बनाने के कारखाने से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सीधा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी। मेरठ यूरिया खाद बनाने के कारखाने से नहीं, बल्कि कानपुर, गोरखपुर और बरेली, ये तीनों है। ठीक है, यानी विकल्प बी आंसर हो जाएगा। 197 देखिए, पूछ रहा है सूची है, इसको सुमेलित करना है आपको। पहला दिया, चलिए सूची दूसरे की तरफ से चलेंगे तो आपको आसानी होगी। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये कहाँ पर है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, लखनऊ में, यानी सी एक का इसको सी के साथ सुमेलित कर लीजिए। अगला है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन, तो ये मेरठ में, यानी डी को दूसरे के साथ सुमेलित कर दीजिए। अगला है भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, ये कानपुर में है, यानी ए को आप तीसरे के साथ सुमेलित कर दीजिए। अगला है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन, तो ये कहाँ पर है, नहीं, अगला है राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, तो ये कहाँ पर है, वाराणसी में। ठीक है, तो ये आपका चौथे का बी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपका आंसर क्या सही हो जाएगा 197 का, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ नीचे कुछ और नाम दिए गए हैं, जैसे अभी आपने पढ़ा है कि सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, इसके अलावा लखनऊ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल वेटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये सभी कहाँ हैं, बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में भी है। आपने इसके अलावा राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण वाराणसी पढ़ लिया, भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर और सेंट्रल पोटैटो रिसर्च मेरठ में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो आपका सही जवाब होगा हरदोई में, ए विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है भारत में सर्वाधिक जिले किस राज्य में हैं, तो इनमें से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें 75 जिले हैं, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। अगला देखिए प्रश्न संख्या 200, पूछ रहा है कि राज्य में गजेटियर्स विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो आपका सही जवाब क्या होगा 1957 में। और ये जो गजेटियर्स है इसमें क्षेत्र विशेष का वर्णात्मक विवरण होता है। ठीक है, तो 200 का सही जवाब क्या होगा, बी 1957 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि राज्य में कितने जिलों में गजेटर्स हिंदी में प्रकाशित किए जा चुके हैं, तो आपका सही जवाब होगा 5, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, यानी DRDA की, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 1999 में, 1 अप्रैल 1999 को। ठीक है, यानी आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, ग्रामीण उपशमन कार्यक्रम को प्रभावी बनाना, ये जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का प्राथमिक उद्देश्य है, यानी 203 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। यानी जो आपने ऊपर DRDA की स्थापना 1999 पढ़ा, 1 अप्रैल 1999, ये उसी के कार्य के बारे में पूछ रहा है कि ग्रामीण उपशमन कार्यक्रम को प्रभावी बनाना। ठीक है, अगला देखिए, पूछ रहा है कि कार्यक्रम संचालन हेतु जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को किन संस्थाओं के साथ समन्वय बनाना आवश्यक होता है, तो ये प्रश्न आप पढ़ भी चुके हैं, ये पंचायती राज संस्था, बैंक और NGO, इन तीनों के साथ, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। पहला कह रहा है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जिला परिषद अध्यक्ष के अधीन कार्य करता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि यह जिला परिषद का सहायक संगठन है, यह भी सही है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पंचायतों के कार्य को संपन्न करता है, ये स्टेटमेंट सत्य नहीं है। अगला कह रहा है कि ग्रामीण विकास तथा गरीबी उपशमन के संबंध में ग्रामीणों की भी जागरूकता को बढ़ाने का कार्य करेंगे, तो ये बात सही है, यानी विकल्प 105 का सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कार्यों के संदर्भ में कौन सा असत्य है। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। पूछ रहा है कि जहां जिला परिषद उपस्थित नहीं है वहां DRDA जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्ट्रेट कार्य करती है, सही है। अगला कह रहा है कि DRDA के कार्यकारी और वित्तीय अधिकार जिला परिषद और कलेक्ट्रेट के पास होंगे, यह भी सही है। अगला कह रहा है ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन के संबंध में लोगों को जागरूक करना जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का कार्य, यह भी सही है। अगला कह रहा है कि इनमें ये विशेष परिस्थितियों में पंचायतों को कहा कर सकते हैं, यही जो अभी पिछला प्रश्न था लगभग उसी प्रकार का प्रश्न है, यानी यहाँ पर डी आपका आंसर हो जाएगा, ये गलत है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि शासन में नागरिकों की भागीदारी किस प्रकार के कार्यकलाप है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, द्विपक्षीय है। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि DRDA की शासी निकाय में सम्मिलित नहीं है, तो इनमें से जिला पशुपालन अधिकारी DRDA के शासी निकाय में सम्मिलित नहीं है, बाकी ये तीनों सम्मिलित है, यानी 208 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प सी। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध सरकारी संगठन है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, कृषि पशुपालन विभाग और राज्य विद्युत बोर्ड, ये दोनों अर्ध सरकारी, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए,
पूछ रहा है थारू जनजाति की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में किस जिले में? तो आपका जवाब होगा बिजनौर में सर्वाधिक संख्या थारू जनजाति की है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है? तो थारू जनजाति तराई इलाके में पाई जाती है, ठीक है, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है थारू जनजाति के लोग किस वंश के थे? तो आपका सही जवाब होगा किरात वंश के, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा 213 का। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू निवास कर रही है? ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में, दो राज्यों में थारू जनजातियां निवास करती हैं, यानी विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ एक बात और देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, इन भागों में ये जनजाति पाई जाती है। अगला, वर्तमान समय में अनुसूचित जातियों किन समस्याओं से ग्रसित हैं? तो ये बंधुआ मजदूरी, भूमि से अलगाव, द्विभाषी समस्या, इन सभी समस्याओं से, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला करा है कि ट्राइफेड का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ट्राइफेड का गठन 1987, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये किस मंत्रालय के अंतर्गत? तो ये जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत इसका गठन हुआ था, ठीक है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। यहाँ कुछ बातें और देख लीजिए, ये जो ट्राइफेड का गठन था इसे बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत पंजीकृत किया गया था, और अपने कार्य को शुरुआत कब हुआ? तो 1988 में, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली। इतनी बात आप याद रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से लठभरवा भोज देते हैं कौन लोग? थारू जनजाति के लोग। अभी हमने आपको बताया था, आपको याद भी होगा कि ये विधवा विवाह की प्रथा है थारू में, और जब इसके लिए भोज देते हैं तो ये लठभरवा भोज हो, यानी आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक मनाती है? ये भी आप पढ़ चुके हैं, आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? बिजनौर और आगरा के क्षेत्रों में बुक्सा जनजाति पाई जाती है, विकल्प ए सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला देखिए, एक चीज और जान लीजिए, ये जो बुक्सा जनजाति होती है ये चामुंडा देवी की पूजा करते हैं, यहाँ पर बहुपत्नी विवाह और विधवा विवाह को मान्यता है, ठीक, और जो सामाजिक स्त्रीकरण है वो वर्ण विभाजन पाया जाता है। यहाँ पर देखिए परिया जनजाति ये कहाँ निवास करती है? तो ये सोनभद्र में और मिर्जापुर के क्षेत्र में परिया जनजाति, यानी विकल्प में सोनभद्र दिया, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पे, परिया जनजाति। अगला देखिए, पूछ रहा है कि अंगरिया जनजाति निवास कहाँ पे? तो अंगरिया जनजाति निवास करती है ये भी सोनभद्र में, ठीक है। तो परिया जनजाति और अंगरिया जनजाति ये दोनों, और अगर राज्यों में देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों जगह पर पाई जाती है, ठीक है। अगला देखिए, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। कह रहा है कि अच्छा एक बात और याद रखिएगा, ये जो अंगरिया के लोग हैं ये भाषा में हिंदी और छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित? तो देख लीजिए, खरवार, ये खरवार कहाँ पर? तो ये तो सोनभद्र में पाया जाते, बहराइच नहीं सही है। बुक्सा बिजनौर अभी आपने पढ़ा, ये बिल्कुल सही सुमेलित, यानी 222 का सही जवाब क्या होगा? बी। यहाँ देखिए कुछ और नाम दिए हैं, जैसे खरवार सोनभद्र में, बुक्सा बिजनौर में, राजी उत्तराखंड, थारू जो है ये बहराइच उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर में निवास करती है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? माही गिरी। माहिर गिर जो है ये कहाँ पर? बिजनौर में निवास करती है, ये मुख्य तौर पर मछुआरे होते हैं, ठीक है, यानी 223 का सही जवाब होगा विकल्प सी, माही गिर। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति सर्वाधिक है? तो आपको पता है कि अनुसूचित जाति सर्वाधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश यहाँ विकल्प नहीं है, तो विकल्प में जो राज्य है वो हैगा महाराष्ट्र, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा 224 का। इस प्रकार आपने उत्तर प्रदेश का सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया, और इस प्रकार आज आप लोगों ने एक एक प्रश्न पूरे सारे अध्याय कंप्लीट करा दिए गए इस सीरीज के ग्रामीण समाज एवं विकास के। आप लोग सतत अपना प्रयत्न जारी रखें, ऑनलाइन स्टडी ग्रुप आपकी सफलता के लिए हर संभव प्रयास करेगा, और सामान्य ज्ञान की अब नई श्रृंखला प्रारंभ होगी। जो लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को निश्चित सब्सक्राइब करिए। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।